जय हिंद दोस्तों। आज क्या करेंगे ना, जो अपने स्पोर्ट के जो अभी आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट जो पेपर हुए थे या हमारे जो अभी रिलेशन भर्ती है कुछ वहां पे हुई थी, जो वहां पेपर उन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन मैं आपको आज की क्लास में यहाँ पे कराऊंगा। क्योंकि होता है क्या ना, तो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं रिपीट बहुत होते हैं। तो फिलहाल अभी जो पेपर अपने रिलेशन के या स्पोर्ट कोटा के जो भी पेपर वहां पे चल रहे हैं उनके मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। क्योंकि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर हमारे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें कौन से क्वेश्चनों की वहां पे तैयारी करनी चाहिए कि हमारा पेपर वहां पे क्वालिफाई हो जाए। तो यहाँ तो ये सारे क्वेश्चन मैं जो आपको कराऊंगा ये सारे क्वेश्चन आपको नोट तो करने ही हैं, और साथ साथ जो मैं कुछ पॉइंट भी इनको बताऊंगा वो भी आपको यहाँ पे देखते हुए चलना है। तो बस दोस्तों आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। अब मैं यकीन दिलाता हूं मैं एग्जाम तक उतने मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको कि एक भी क्वेश्चन आपको पेपर से बाहर नहीं जाएगा। कि जो मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूं वो आप तैयार करना, पेपर में क्वेश्चन वहीं से दिखेगा। बस वो चीजें आपको वहां पे तैयार करनी होंगी, याद करनी होंगी अगर आपको अपना एग्जाम वहां पे क्वालिफाई करना है। तो सबसे पहली बात तो जो मैं आज ये क्वेश्चन कराऊंगा जैसा हमारा आर्मी नर्सिंग का पेपर होता सेम वैसी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यानी कि ये मान चलना कि सबसे पहले हम 15 क्वेश्चन बायोलॉजी के देखेंगे, फिर 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री देखेंगे, 5 क्वेश्चन हम फिजिक्स देखेंगे, फिर हम 10 क्वेश्चन जीके देखेंगे, फिर हम देखेंगे 5 क्वेश्चन मैथ वहां पे देखेंगे। बस जैसे मैं क्वेश्चन कराता जाऊं आप इन क्वेश्चन के आंसर वहां पे देते रहेंगे, और लास्ट में ये जरूर काउंट कर लेना कि आपका स्कोर वहां पे कितना हो रहा है। क्योंकि ये मान चलना कि जो बच्चा अभी फिलहाल मैं बता रहा हूं 30 से 35 क्वेश्चन तक इन सेटों में करके आ रहा है उसकी तैयारी बहुत सही चल रही है। बस आप इसे कंटिन्यू बनाए रखिएगा, आपका एग्जाम बिल्कुल क्वालिफाई वहां पे हो जाएगा। तो भाई स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन हमारा जयपुर जेडारो में पूछा गया था। यानी जयपुर जेडारो में ये हमारा क्वेश्चन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था। तो सभी भाई लोग इसका आंसर बताएंगे कि जो पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, कि जो पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, और जिसके ये 4 ऑप्शन वहां पे दिए जा रहे हैं। तो सभी के आंसर भी यहाँ पे आने स्टार्ट हो गए। राहुल का है, ए आ रहा है, मुकेश का डी आ रहा है, अरविंद जी का सी आ रहा है। चलिए हाँ आंसर तो सही आने लगे। हाँ राइट आंसर जो अभी आया अनुराग का एक आंसर आ रहा है। अब ये राइट आंसर अब कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पौधों का। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा यहाँ पे दिया गया है ना कि पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, पौधों का यहाँ पे अध्ययन आपका किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप नोट करना, क्योंकि आपके एग्जाम में रिपीट भी बहुत क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, और इसका मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता हूँ इन क्वेश्चनों की। तो फिलहाल आप ये क्वेश्चन देखना कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। अब इनके आंसर आप देने का वहां पे ट्राई करेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन दोस्तों एक और पेपर में पूछा गया था, ये भी आप बताना कि अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि वनस्पति विज्ञान का अर्थ क्या होता है, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। कई बच्चे इसका गलत अर्थ वहां पे आंसर टिक करके आए थे कि जो आपका ये वनस्पति विज्ञान होता है, कि जो वनस्पति विज्ञान होता है इसका बताइए अर्थ क्या होता है। ये पेपर अभी रिलेशन भर्ती में जो पेपर वहां पे हुए थे ना, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका वनस्पति विज्ञान का अर्थ वहां पे आखिर होता है क्या है। तो कई बच्चों के आंसर यहाँ पे गलत हो गए थे। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पूछा जाता तो हम लोग अर्थ क्या बताएंगे, इसका अर्थ आपको क्या बताना है, वो बताना है चारागाह। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, चारागाह या फिर घास या चारा। चारागाह घास लिख लेना, चारागाह घास या फिर चारा, या फिर चारा। और वहां पे ये ऑप्शन हमारे पेपर में वहां पे दिया गया था कि वनस्पति विज्ञान का अर्थ क्या हो जाएगा, चारागाह या घास। आपका वहां पे इसका अर्थ वहां पे हो जाता है। ये आंसर आपका वहां पे राइट किया गया था। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या आता है कि राइबोसोम बनाते हैं, यानी खालिस्तान राइबोसोम आखिर क्या हम बनाते हैं। और ये हमारा नागपुर जेडारो में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। 4 ऑप्शन क्या है, पहला है वसा, दूसरा लिपिड, तीसरा प्रोटीन, चौथा स्टार्च। तो बताइए कि जो राइबोसोम होते हैं ये क्या बनाते हैं। तो सभी लोग भाई आंसर देते रहना और काउंट जरूर करना कि आपका बायोलॉजी में कितना सही हो रहा है, केमिस्ट्री में कितना हो रहा है, और फिजिक्स कितना स्कोर हो रहा है, और कौन सा पार्ट आपका वीक है। क्योंकि आपके पेपर में यही क्वेश्चन वहां भी दिखेंगे। अगर आप यहाँ पे अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे आगे चल के बहुत दिक्कत आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। तो राइबोसोम खालिस्तान बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं। क्या प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी
हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। महेंद्र का सी आ रहा था, बिल्कुल बिल्कुल आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो सभी भाई लोग आंसर देते रहेंगे। और दोस्तों ये क्या जो राइबोसोम प्रोटीन तो बनाता है, एक पॉइंट इसका आप ये याद रखना है कि जो हमारा राइबोसोम होता है, क्या होता है राइबोसोम, ये बात ध्यान रखना कि राइबोसोम जो आपका एमिनो एसिड होता है, क्या होता है एमिनो एसिड का ये ध्यान रखना कि एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाता है। किससे प्रोटीन से क्या बनाएगा, ये आपका प्रोटीन यहाँ पे बनाता है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ये तो पता ही है कि राइबोसोम क्या बनाते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन जो राइबोसोम है किससे प्रोटीन बनाते हैं, क्या याद करेंगे, राइबोसोम जो होते हैं ये आपके अमीनो एसिड से ये प्रोटीन बनाते हैं। तो ये भी पॉइंट इसका अमीनो एसिड का याद करना कि मान लो ये यहाँ पे अगर पूछा गया है तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि जो राइबोसोम होते हैं ये प्रोटीन किससे बनाते हैं। तो हम लोग क्या बताएंगे अमीनो एसिड, हमारा वहां पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पे लिख लेंगे। और इसके बाद चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, और ये जबलपुर जडारो में क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला सेलुलोज और पेक्टिन, दूसरा है केवल पेक्टिन, तीसरा है मुरेन, चौथा है काइटिन। तो बताइए सभी लोग इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर नोट करिए कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सेलुलोज और पेक्टिन, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया गया है, ये बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और हमारे पेपर पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, वो भी मैं आपको नोट करा देता हूँ। एक तो आप ये बताना कि जो आपका कोशिका की अगर यहाँ बात चल रही है, वैसे ये तो पॉइंट सभी को पता होगा, लेकिन अगर किसी को ना पता होगा लिख लेना इंपॉर्टेंट है कि कोशिका का जो अध्ययन होता है, एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि जो कोशिका का क्या हो जाएगा अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। और एक पॉइंट ये बता देना जो आपकी कोशिका भित्ति होती है क्या हो जाएगी, जो आपकी कोशिका भित्ति ये किसमें होती है, कोशिका जो भित्ति होती है ये केवल किसमें पाई जाती है, केवल किसमें पाई जाती है। ये दोनों पॉइंट नोट करना, ये दोनों पॉइंट आपके मोस्ट इंपोर्टेंट आपके हो जाते हैं। यहां से हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कोशिका का जो अध्ययन होता है ये क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है साइटोलॉजी, ये आपका वहां पे कहलाता है। और जो कोशिका भित्ति होती है ये केवल किसमें होती है, ये आपकी केवल पादप कोशिका, क्या लिख लेंगे, कोशिका भित्ति केवल किसमें होती है, पादप कोशिका में ये केवल पाई जाती हैं। तो ये पॉइंट याद करना कि कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपका होता है, पेपर में क्वेश्चन कई बार यहां से पूछा जा चुका है कि जो कोशिका का अध्ययन होता है ये क्या कहलाता है। तो क्या कहलाएगा, इसका आंसर आप लिख लेना सेलुलोज और पेक्टिन, और ये कोशिका का अध्ययन याद करना। और कोशिका भित्ति केवल किसमें पाई जाती है, ये भी पॉइंट आपको वहां पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये हो जाता है। चलिए सभी लोग अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे कि निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन भी है, लेकिन जिसको ये क्वेश्चन ना तो भाई बहुत बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन आपका, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आपका है कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। कोलकाता जेडारो, क्या बहुत सारे ये रिलेशन भर्ती में भी क्वेश्चन आया है, बहुत एआरओ जेडारो में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है लेकिन फेमस क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों अगर कभी ये पूछा जाए ना कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे इन्होंने कौन से पौधे पे प्रयोग किया था, ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे तो इन्होंने कौन से पौधे में प्रयोग किया था। मटर का पौधा याद करना, ये भी क्वेश्चन पेपर बन सकता है। और एक बार पूछा भी गया था कि ग्रेगर जॉन मेंडल कौन से पौधे पे उन्होंने प्रयोग किया था, मटर का पौधा वहां पे आपका हो जाएगा। इसका राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों एक चीज मैं और आपको बता देता हूं
कि जो बच्चे अभी मान लो तैयारी कर चुके हैं, यानी जिन्होंने 2-3 साल तैयारी कर चुके हैं, तो भाई उनके लिए सबसे अच्छा जो माध्यम है ना तैयारी करने का, बस वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर, जो मैं आपको करा रहा हूं, ये प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करिए। यहां से आपको आइडिया लगे किस प्रकार क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। भाई इसके साथ साथ आप ये कंप्लीट नोट्स तैयार करिए। ये कंप्लीट नोट्स यानी बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, जीके का पूरा में कंप्लीट नोट्स आपके न्यू पैटर्न के वहां प्रोवाइड करा रखे हैं। ये आप तैयार करना। जो स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, मैं आपको ये कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन दोस्तों ये बात उनके लिए नोट्स ज्यादा बेनिफिट करेंगे जो ऑलरेडी 2-3 साल से तैयारी वहां पे कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पहली बार तैयारी करना चाह रहे हैं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की, तो अपना क्या है, जो एप्लीकेशन है एनए वाला नाम से एप्लीकेशन है, इसी व्हाट्सएप नंबर में आप मुझे जब मैसेज करेंगे ऑटोमेटिक मैं लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वहां पे मैंने बेसिक से बैच लॉन्च कर दिया है और ये मैं कंप्लीट आपका वहां पे सिलेबस फरवरी महीने तक कंप्लीट करा दूंगा। तो वहां पे क्या होगा ना, मैं खुद बताऊंगा उन क्लासों में कि आपको मेन तैयार क्या करना, इंपॉर्टेंट हमारा क्या, जो पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्रैक्टिस सेट तो हम लोग यूट्यूब पे करेंगे ही। बस एग्जाम से जितना टाइम आपके पास बच रहा है इतना टाइम मुझे आप दीजिए। बस यहां पे मैं आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आपका एग्जाम निकल जाए। तो जो भाई नोट्स लेना चाहे या बैच लेना चाहे, जो स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है इसमें मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, या फिर अगर जो बैच लेना हो तो ये एनए वाला नाम से जो एप्लीकेशन है इसे डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे आपको बैच मिल जाएगा। कोई डाउट हो तो स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो करा, मुझे कभी भी कॉल करना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि हरी मटर का वैज्ञानिक नाम बताइए क्या होता है। तो हरी जो मटर होती है इसका वैज्ञानिक नाम बताएंगे क्या होता है। और ये हमारा पुणे जिडारो में क्वेश्चन पूछा गया था। कहां पूछा गया, पुणे जिडारो में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ज्यादातर यहाँ बच्चों के आंसर सी आ रहे हैं, ज्यादा आंसर यहाँ पे सी सभी के निकल के आ रहे हैं। तो देखिए, तो जो आपकी हरी मटर होती है, तो हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पाइसम सटाइवम, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, सी नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे 2 पॉइंट और नोट करना, अगर वैज्ञानिक के नाम हम लोग लिख ही रहे तो 2 चीजों के नाम और आप नोट कर ले रहे। एक तो हमें ये बता दीजिए गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, और बता दीजिए जौ का। ये दोनों पेपर में क्वेश्चन हमारे पूछे जा चुके हैं। तो जो गेहूं होता है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम हम लोग क्या नोट करेंगे, आप नोट करना ट्रिटिकम। क्या नोट करेंगे हम लोग, नाम नोट कर लेना ट्रिटिकम एस्टिवम। ये क्या हो जाएगा, गेहूं का वैज्ञानिक नाम आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस्टिवम, जो यहाँ पे दिया गया ये गेहूं का, ये लास्ट में मां हो जाएगा, ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम यहाँ पे हो जाता है। और अगर हमसे पूछा जाए जौ का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जी मैज। ये क्या हो जाएगा, जौ का वैज्ञानिक नाम आपका हो जाएगा। गेहूं का भी नोट करना, जौ का भी नोट करना। ये हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके। भाई ये सारे क्वेश्चन हमको पता होने चाहिए कि आखिर किस प्रकार हमारा क्वेश्चन पेपर पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, इससे हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। तो जिससे क्या करते हैं हम लोग ना आगे, और मैं आपको इस तरह क्वेश्चन वहां प्रोवाइड कराऊंगा कि ताकि आपका एग्जाम बिल्कुल क्वालिफाई हो जाए। बस एग्जाम तक साथ आप बने रहिएगा, मैं यकीन दिलाता कोई क्वेश्चन आपका बाहर यहां से नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि मानव जाति के आनुवांशिक मूल कहां मौजूद है, यानी मानव जाति के आनुवांशिक मूल कहां मौजूद है। ये हमारा पुणे जिडारो का क्वेश्चन पूछा गया। इसका एक प्रकार से आप ये मान सकते हैं कि जो मानव जाति है, कि मानव जाति का विकास कहां से हुआ है, कि सबसे पहला मानव कहां पाया गया था, कि सबसे पहला मानव कहां से पाया गया था। जब वो मानव वहां पाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, पूरे संसार में मानव वहां फैल गए। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे पहला मानव कहां पाया गया था, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये बताइए सबसे पहला मानव कहां पाया गया था। पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा अंटार्कटिका, तीसरा अफ्रीका, चौथा अमेरिका। तो इसका बताएंगे सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी अफ्रीका हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा कि अफ्रीका में मानव का जो मूल है यानी मानव का जो विकास होना स्टार्ट हुआ पहले अफ्रीका में पहला मानव पाया गया था। मतलब जो शोध हुए हैं जो पता चला वहां से यही पता चला कि पहला मानव अफ्रीका में पाया गया। उसके बाद जो मानव थे हर जगह ये फैलते हुए वहां पे चले गए थे। तो पहला मानव अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। एक बच्चा यहाँ पे कमेंट कर रहा है कि सर जो उसमें क्लास है अपने आपकी एप्लीकेशन चल रही है बेसिक से। भाई हाँ, पूरी क्लासें आपकी बेसिक से ही चल रही, सारी हमारी एनसीईआरटी पैटर्न की ही क्लासें वहां पे चल रही। और उसमें क्या है, ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो गई, मैथ की, जीके की, बायोलॉजी की ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो गई है। क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि आपका फरवरी तक पूरा बैच वहां पे कंप्लीट करा दूं। उसके बाद जो अपना 1 महीने का टाइम वहां बचेगा ना, वहां भी क्या करेंगे, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और वो सारे क्वेश्चन मैं वन लाइनर के रूप में आपको प्रोवाइड भी वहां पे कराऊंगा। तो आप तैयारी में लगे रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप जो जो चीजें बता रहा हूं वहां पे आप करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से किस प्राणी में लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? किसमें से आपका लिंग आनुवांशिक रूप से आपका निर्धारित नहीं होता है? पहला है शार्क है, सर्प है, सैल्मन है, घोंघा है। तो और ये हमारा शिलांग केडारो में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो सभी बच्चे बताएंगे आंसर क्या इसका आ जाएगा। तो इसमें वैसे ज्यादातर सभी के आंसर सही निकल के आ रहे हैं। ज्यादा बच्चे डी आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। अनुराग का डी आ रहा है, मुकेश का डी आ रहा है और करण का सी आ रहा है। चलिए इसका आंसर आप क्या नोट करेंगे? आंसर नोट करेंगे घेंगा। इसका डी आंसर है क्या है? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद जो आपके शार्क है, सर्प है, जो सैल्मन हमारे ये दिए जा रहे हैं, इनमें क्या होता है, जो इनका लिंग का निर्धारण होता है ये आनुवंशिकी से किया जा सकता है। लेकिन जो घोंघा होता है इनके लिंग का निर्धारण आप आनुवांशिकी से वहां पे नहीं कर सकते। राइट आंसर क्या हो जाएगा? घोंघा इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या आता है, इसमें पूछ रहा है कि अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? और ये हमारा जयपुर जेडारो में क्वेश्चन पूछा गया था। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, इसका आंसर लगभग सभी दे पाएंगे। हमें नहीं लगता इसका आंसर किसी का गलत यहाँ पे होगा। दोस्तों ये फिलहाल अभी सेट नंबर 2 है, इसके पहले मैंने सेट नंबर 1 और करा दिया है। अब एग्जाम तक ऐसे अपने प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे ताकि आपको आइडिया भी लगता चले और डेली आप एक बार सारे क्वेश्चन के रिविजन भी कर ले कि आखिर हमारी तैयारी चल कैसी रही है, कि हम कितना स्कोर वहां पे कर पा रहे हैं। इसकी मैं टोटल पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर शायद ही किसी का गलत हो। क्या कहलाते हैं? वो आपके अंडज प्राणी। क्या कहलाएंगे? अंडज प्राणी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्या कहलाएंगे? अंडज प्राणी आपके वो कहलाते हैं। और दोस्तों जो आपकी अंडे देने वाले प्राणी होते हैं ना, इसमें एक पॉइंट ये भी पता चाहे लिख लेना कि जितने भी इस वर्ग में आते हैं, जितने भी आपके इस वर्ग में आते हैं, ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? जैसे जो जमीन हो गया, ठीक है, जमीन हो गया, या फिर जो दीवार होती है, जमीन हो गया या फिर दीवार हो गया, या फिर जो पेड़ हो गए, या फिर जो पेड़ होते हैं, इनमें क्या होता है? रेंग के चलते हैं। इनमें कैसे ये चलते हैं? रेंग के ये वहां पे चलते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? ये जो भी आते हैं इस वर्ग वाले, ये सारे सारे किस में आ जाते हैं? ये आपके सरीसृप में आ जाते हैं। ये सारे किस में आते हैं? सरीसृप में आ जाते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप देखना चाहें, जैसे कि छिपकली हो गई, एग्जाम जैसे कि छिपकली, छिपकली किस में आती है? ये आपके सरीसृप में आती है। ये भी पेपर क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो सर्प होता है ये भी उसी में आता है। इसके बाद जैसे घड़ियाल हो गया, और क्या हो जाएगा? जैसे कि घड़ियाल, घड़ियाल हो गया, या फिर जो कछुआ होता है, और क्या होता है? कछुआ। क्या हो जाएगा? कछुआ हो जाएगा। जैसे कि आपका अजगर हो गया, जैसे कि क्या हो गया? अजगर हो गया। ये सारे सारे किस में आते हैं? सरीसृप में आते हैं। भाई ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा सीधा पूछेगा जो छिपकली होती है ये निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती है? तो हम क्या बताएंगे? सरीसृप वर्ग में ये आती है, ठीक है। कछुआ हो गया, सर्प हो गया, छिपकली, ये सारे रेंग के चलते हैं और ये सारे सारे क्या हो जाते हैं? अंडज आपके हो जाते हैं। क्या होते हैं? अंडज आपके यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट भी आपके यहाँ पता होने चाहिए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है शुतुरमुर्ग के एक अंडे की माप कितना होता है? भाई जो शुतुरमुर्ग है ना, इसके भी पेपर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता वहां पे होना चाहिए। तो जो शुतुरमुर्ग के एक अंडे की माप कितनी होती है, और ये हमारा शिलांग जेडारो में पूछा गया था। इसकी माप तो सीधा यही लिख लेना, 170 mm से लेकर 130 mm तक के बीच में होती है। लेकिन शुतुरमुर्ग के बारे में 2-3 पॉइंट और आपको यहाँ पता होने चाहिए। और एक तो पॉइंट ये शुतुरमुर्ग का पता होना चाहिए, दुनिया का सबसे बड़ा
एक तो यही पॉइंट आपका पता होना चाहिए, जो शुतुरमुर्ग आपका होता है, ये पॉइंट नोट कर लेना या याद रखना कि दुनिया का सबसे बड़ा ये क्या हो जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा उड़ान रहित पक्षी है। क्या हो जाएगा, उड़ान रहित पक्षी है। उड़ान रहित पक्षी है। उड़ान रहित का मतलब ये पक्षी आपका उड़ वहां पे नहीं सकता है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों एक चीज और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो शुतुरमुर्ग होता है ना, इनके दांत नहीं होते हैं। इनके दांत नहीं होते, ये खाने को क्या करते हैं, सीधा सीधा लील जाते हैं। और ये अब ये डाउट होता है कि आखिर ये खाना अपना पचाते कैसे। तो इनका क्या रहता है, इनके जो पेट होते हैं ये मान चलना दो पार्टों में डिवाइड होते हैं। कभी कभी ये क्या करते हैं, ईंट कंकड़ जो पत्थर होते हैं इनको भी ये निगल लेते हैं। इनको भी क्या करते हैं, ये निगल लेते हैं। तो जो चीजें खाते हैं ना, उसी से इनके वहां जो ईंट पत्थर होता है वैसी से इनका जो खाना का वहां पे डाइजेशन भी वहां पे आपका होता है। ये भी पॉइंट आपका पता होना चाहिए। ये पॉइंट जरूर याद करना कि दुनिया का सबसे बड़ा क्या हो जाए, उड़ान रहित आपका पक्षी हो जाएगा। और एक पॉइंट ये याद कर लेना कि जो आपका एमू, एक पॉइंट क्या याद करें, जो एमू क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ये भी पॉइंट याद करना कि एमू जो ऊंचाई के हिसाब से अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि ऊंचाई के हिसाब से इसका पॉइंट ये याद करना कि दूसरा सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। दूसरा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, ये आपका जीवित पक्षी आपका हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट आप याद करना कि दुनिया का सबसे बड़ा उड़ान रहित, यानी ये पक्षी उड़ नहीं सकता है। और दूसरा पॉइंट क्या याद करना, जो एमू ऊंचाई के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। ये पॉइंट आप जरूर यहाँ पे याद करना। दोनों पॉइंट हमारे ये इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं। तो शुतुरमुर्ग के अंडे का ये माप नोट कर लेना कितना यहाँ पे होता है। एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पक्षी पीछे की तरफ आपका उड़ सकता है। लखनऊ रिलेशन भर्ती में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, तो इसका आंसर भी लगभग सभी को पता होगा। अगर किसी को नहीं पता तो याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कई बार आपका ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमिंग बर्ड हो जाएगा। और ऐसा किस कारण से होता है, क्योंकि जो इनकी जो पंख होते हैं उड़ने के लिए, ये क्या होते हैं आपके 180, यानी जो हमारे जैसे कंधे होते हैं, यहाँ पे जो जोड़ होते हैं, ये जोड़ क्या होते हैं, ये 180 डिग्री पे क्या होते हैं, घूम जाते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो ये पंख आगे की तरफ भी मार सकते हैं और पीछे की तरफ भी ये मार सकते हैं। तो क्योंकि इनके जो जोड़ होते हैं पंखों के, ये 180 डिग्री पे रोटेशन वहां पे करते हैं। इसी वजह से ये आगे भी उड़ सकता है, पीछे भी आपका वहां पे उड़ सकता है। और ये हमिंग बर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। कई बार पेपर क्वेश्चन ये हमारा पूछा भी जा चुका है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है दोस्तों, जो आपके संघ होते हैं, ठीक है, किस वर्ग में आता है। एक क्वेश्चन कंफर्म है आपका यहाँ पे आना। आप कभी भी पेपर देंगे ना, एक क्वेश्चन कंफर्म ही रहता है कि इस टॉपिक से आपका पूछा, या तो हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा यानी कि वर्ग पूछा जाता, जैसे कि इसे हम बताया था मैंने, आपकी जो छिपकली होता है किस वर्ग में आता है, ये हमसे पूछ लिया जाए। या फिर इसका क्वेश्चन जैसे आई कहा गया कि सबसे बड़ा स्तनपायी क्या है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और ये हमारा नागपुर जेडारो में क्वेश्चन आपका पूछा गया था आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में। तो सबसे बड़ा स्तनपायी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्लू व्हेल। क्या हो जाएगा, ब्लू व्हेल, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों कुछ पॉइंट अगर यहाँ पे नोट करना जो आपके इंपॉर्टेंट आपके हो जाएंगे। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी भाई लोग इसे याद करेंगे कि भूमि पर विचरने वाला, क्या पूछ ले, भूमि पर विचरने वाला सबसे तेज जानवर, कि सबसे तेज जानवर कौन सा। एक तो ये बता दीजिए तेज जानवर हमारा कौन सा है। इसके बाद एक पॉइंट ये बता दीजिए कि सबसे बड़ा जानवर, एक पॉइंट ये बताओ कि सबसे बड़ा जानवर भूमि पर फिलहाल अभी कौन सा जीवित है। एक पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है। ये भी क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। ये तीनों चीजें आपको यहाँ पता होनी चाहिए। सबसे भूमि पर विचरने वाला सबसे तेज जानवर, तो सबसे तेज जानवर कौन सा हो जाएगा, वो हम लोग क्या बताएंगे, चीता।
क्या हो जाएगा, चीता हो जाएगा। और सबसे बड़ा जानवर फिलहाल भूमि पर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा अफ्रीका हाथी। वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा अफ्रीका हाथी। क्या हो जाएगा, अफ्रीकन जो हाथी होते हैं ये हो जाएगा। और सबसे ऊंचा जानवर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जिराफ। वो सबसे ऊंचा जानवर क्या हो जाएगा, जिराफ आ जाता है। और सेकेंड नंबर में कौन सा आता है, वो मैंने पक्षियों में मैंने अभी पिछला क्वेश्चन था वो भी आप याद करेंगे। तो ये तीन चीजें आप याद करना, ये हमारे इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे हो जाते हैं। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है और ये सभी को आपको पता होना चाहिए। जो डॉल्फिन होता है, डॉल्फिन के बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि जो डॉल्फिन होती है ये सबसे ज्यादा पाई कहाँ पे जाती है। अभी तो डॉल्फिन की फिलहाल एक करंट क्वेश्चन और बन गया, इनकी एक एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की गई है। यानी कि किसी इनका मान चलो कि कोई हॉस्पिटल भी बनाया गया है कि कोई डॉल्फिन की मान कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए आप कॉल करेंगे तो प्रॉपर एम्बुलेंस आएगी उसको लेने के लिए, ठीक है। तो डॉल्फिन के जो समूह होता है इसको क्या कहा जाता है, इसको पॉन्ड कहा जाता है। क्या बोलते हैं, पॉन्ड जो यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर आपका हो जाता है। और ये आपका कोलकाता जेडारो में हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी याद करना कि अगर कभी ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय जलीय मतलब राष्ट्रीय जलीय मतलब जहाँ पक्षी जानवर पशु ऐसे कुछ पूछा जाता है, जलीय का नाम आ जाए तो जलीय का जब भी क्वेश्चन पूछा जाए ना वहां पे कि मतलब राष्ट्रीय जलीय जानवर कौन सा है, तो जलीय का नाम आते ही आपको इसका डॉल्फिन का नाम पता होना चाहिए। डॉल्फिन हमारा वहां पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए भाई, इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आता है। इसमें क्या पूछा गया कि हाथी भालू तथा गेंडा किस जाति के जीव है। ये किस जाति के जीव आपके हो जाते हैं। हाथी हो गया, भालू हो गया, गेंडा हो गया, किस जाति के जीव हमारे हो जाते हैं। पक्षी में आते हैं, स्तनधारी में आएंगे, उभयचर में आएंगे, सर्प में आएंगे, आखिर ये किस में आपके हो जाते हैं। और ये रिलेशन भर्ती में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था जो अभी फिलहाल में आपका पेपर हुआ था रिलेशन भर्ती का। तो ये किस में आ जाएंगे, राइट आंसर क्या नोट करेंगे, स्तनधारी। किस में हो जाते हैं, स्तनधारी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो स्तनधारी होते हैं ना, कि स्तनधारी एक ऐसा जीव होता है जो कि बच्चे दे सकता है। क्या करता है, बच्चे वो पैदा कर सकता है नहीं, ज्यादातर तो क्या इसके अलावा जो होते हैं केवल अंडे ही वहां पे देते हैं। तो ज्यादातर क्या होगा, जितने भी स्तनधारी होते हैं वो आपके बच्चे वहां पे दे सकते हैं। और स्तनधारी में एक पॉइंट और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो प्राणी होते हैं स्तनधारी, ये जो स्तनधारी प्राणी होते हैं ये कैसे होते हैं, कशेरुकी। ये कैसे लिखेंगे हम लोग, ये क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे आप कशेरुकी। कैसे होते हैं, कशेरुकी। और तथा एक पॉइंट ये नोट करना, तथा क्या हो जाएंगे, नियत तापमापी। नियत क्या लिखेंगे, नियत तापी। क्या लिख लेना, नियत तापी आप नोट कर लेना कि जो स्तनधारी होते हैं ना ये आपके प्राणी क्या एक कशेरुकी भी होते हैं, नियत तापी भी होते हैं। ये पॉइंट भी याद करना इंपॉर्टेंट है, पेपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम आपका लार में पाया जाता है। शिलोंग जेडारो में ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका रिपीट ये क्वेश्चन हो चुका। और ये इसके बारे में जो अपने अगला इसके पहला मैंने प्रैक्टिस सेट वहां पे कराया था, मैंने प्रॉपर इसके बारे में डिटेल भी आपको वहां बताई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोट करना क्या हो जाएगा, एमाइलेज। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमाइलेज। यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका दिया गया ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्या बताएंगे, इसका एमाइलेज हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। वैसे ज्यादातर बच्चों के आज काफी राइट आंसर यहाँ पे आ रहे हैं, तो भाई इस काउंट करते चलेंगे सारे बच्चों की। और बस यही करना कि मतलब झूठ ना बोलना, वहां पे आपको तैयारी खुद करनी, आपको यहाँ पे केवल अपने आप को देखना है कि हमारा स्कोर पहुंच कितना रहा है। तो यहाँ पे अगर आपका स्कोर 30-35 क्वेश्चन तक पहुंच गया ना, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, इसे बनाए रखिएगा। तो और कुछ बच्चे अभी ऐसे भी है ना जो फिलहाल में नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करेंगे। भाई वो बच्चे बहुत बड़ी वहां पे गलती कर रहे हैं। अगर आपको आपका अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है ना, तो आज से तैयारी करना स्टार्ट करिए। आप आज से अगर आप तैयारी करेंगे तभी आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर नोटिफिकेशन का वेट करेंगे, भाई नोटिफिकेशन आए तब हम तैयारी करें, भाई उस समय इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन मान चलो दिसंबर महीने में नोटिफिकेशन आएगा, जनवरी में फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, अप्रैल महीने में एग्जाम करा दीजिएगा, 2 महीने में क्या कवर कर लोगे आप।
बात बस आप यही देखोगे ना कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, इंपॉर्टेंट, बस हमें वही क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाए, भाई मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन साथ साथ में जब मैं आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड भी कराऊं ना, उसके बारे में पता तो होना चाहिए आपको। अगर मैंने बोला कोई वन लाइनर क्वेश्चन दिया, आपको जब यही नहीं पता होगा कि आखिर इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है, तब तो केवल आप रटेंगे सारी चीजें वहां पे। तभी मैं बता रहा हूं जो अपने बैच चल रहे हैं उसे ज्वाइन करो, पहले अपना सिलेबस कवर कर लीजिए फरवरी तक, उसके बाद अपना 1 महीने का टाइम बचेगा ना वहां तो मैं सारा कुछ आपको प्रोवाइड ही कराऊंगा, वहां पे वन लाइनर भी प्रोवाइड कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, प्रीवियस ईयर भी प्रोवाइड, सारे क्वेश्चन में प्रोवाइड कराऊंगा वहां पे। लेकिन अभी आपको टाइम देना पड़ेगा। तो जो टाइम अपना फिलहाल चल रहा है, सबसे अच्छा टाइम चल रहा है तैयारी करने का। तो जो बच्चा आज से तैयारी करने में भी लग जाएगा ना, अपना एग्जाम बिल्कुल क्लियर करेगा। लेकिन आपको तैयारी आपको ही करनी है, कोई आपको तैयारी कराने नहीं आएगा वहां पे। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है, और ये क्वेश्चन जबलपुर जेडारो में हमारा पूछा गया था। तो भोजन से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इसको हम कैसे मापते हैं? तो इसको कैसे मापते हैं? इसे कैलोरीज में। कैसे मापते हैं? कैलोरीज में। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों जो ये आपका कैलोरीज है ना, क्या आप इसके बारे में एक पॉइंट और याद करना कि जो कैलोरीज है इसका मान लो ये कब से, यानी इसका मान लो कि जो कैलोरीज मान किसने बताया था और कब बताया था। अगर किसने बताया था ये नाम नोट करेंगे, पहला नाम क्या हो जाएगा? प्रोफेसर। पहला नाम तो नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? प्रोफेसर निकोलस। प्रोफेसर ये वैज्ञानिक का नाम है, नोट कर लेना, प्रोफेसर निकोलस क्लीमेंट ने ये नाम दिया, इसके बारे में बताया था। और ये कब बताया था? ये बताया था इन्होंने 1824 ईस्वी में। ये कब बताया था? 1824 ईस्वी में कैलोरी की ऊर्जा की इकाई के रूप में इन्होंने परिभाषित किया कि कैलोरी जो होती है ऊर्जा के रूप में इन्होंने परिभाषित किया। किसने परिभाषित किया था? ये किया था प्रोफेसर निकोलस क्लीमेंट ने किया था। और कब किया था? इन्होंने 1824 ईस्वी में किया था। ये दोनों पॉइंट आप नोट करना कि जो आपकी जो कैलोरीज होती है इसको ऊर्जा के रूप में इन्होंने परिभाषित वहां पे किया था। तो ये पॉइंट आप जरूर यहाँ पे नोट कर लेंगे सभी लोग। और इसके बाद दोस्तों हमारे अगला क्वेश्चन आता है, यहां से हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। अब केमिस्ट्री के भी हम लोग 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए वहां पे, और ये आप नोट भी करते चलेंगे एग्जाम तक, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। आपको इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी वहां पे करनी है। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। बताओ कौन सा विकल्प इसमें रासायनिक परिवर्तन पूछा जा रहा है। पहला है दूध का दही में परिवर्तन होना, शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, और तीसरा रेत का पानी में घुलना, चौथा है चीनी का पानी में घुलना। और ये हमारा जयपुर जेडारो में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सभी बच्चे बताएंगे कि इनमें से कौन सा विकल्प आपका रासायनिक परिवर्तन है। और क्योंकि आप एग्जाम में देखना ना, कोई पेपर देंगे ना, वहां पे एक क्वेश्चन इसका कंफर्म है आपका आना, पूछेगा रासायनिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है। एक क्वेश्चन हमेशा यहाँ से आपका पूछा जाएगा। तो सारी चीजें आप नोट करते चलेंगे। इसमें क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन क्या हो जाएगा आपका? दूध का दही में परिवर्तन होना क्या हो जाएगा? ये रासायनिक परिवर्तन आपका हो जाएगा। और इसके अलावा ये जो तीन हमारे बच रहे हैं, ये तीनों कौन से परिवर्तन हो जाएंगे? ये तीनों हमारे हो जाएंगे भौतिक परिवर्तन। ये तीनों किसमें आ जाएंगे? ये आपके हो जाते हैं किसमें? भौतिक। ये तीनों हो जाएंगे किसमें? आ जाएंगे भौतिक परिवर्तन। ये तीनों के तीनों और यहाँ पे हो जाते हैं। तो दूध का दही में परिवर्तन क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन होता है। और शुष्क बर्फ का सम्मिलेशन हो गया, रेत का पानी में घुलना हो गया, चीनी का पानी में घुलना, ये सारे भौतिक परिवर्तन हो जाते हैं। क्योंकि रासायनिक परिवर्तन होता क्या है? रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है कि एक रूप से जब वो दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाए तो पुनः अपने पुराने रूप में ना आ पाए, इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। लेकिन भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि वो एक रूप से दूसरा रूप तो ले सकता है, लेकिन वो दूसरे रूप से अपने पहले रूप में भी वहां पे आ सकता है। तो वहां पे क्या होता है? भौतिक परिवर्तन आपका हो जाता है। जैसे ये मान लो कि कोई जल है, ठीक है, अब जल को अगर हम जम जाती है, क्या बर्फ बन जाती है, वो ठोस बन गई, उसका जो रूप था चेंज हो गया। लेकिन जब वही बर्फ जब पिघल जाएगी, पुनः फिर से पानी बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा? ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि ये
अपने बदले हुए रूप में पुनः वहां पे आ सकती है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जब उसका रूप एक बार बदल गया तो पुनः अपने पुराने रूप में वहां पे नहीं जाएगी। जैसे कि मान लो दूध हो गया, ठीक है, दूध से अगर एक बार दही बन गया तो क्या हम लोग दही से दूध कभी बना सकते हैं? तो कभी हम लोग उसे नहीं बना सकते। तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा वहां पर रासायनिक परिवर्तन आपका हो जाता है। भाई वीडियो में लाइक यार काफी कम है भाई, जो बच्चे क्लास कर रहे हैं या भाई हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है, तो भाई सभी बच्चे वीडियो को लाइक करना जरूर हो करेंगे और जितना हो सके ना उतना शेयर भी करिए ताकि किसी बच्चे की वहां पे हेल्प हो सके। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ना कई कई मान लो ARO जेडआरओ फोन करके पता करके वहां पे लिए जाते हैं, या फिर कई सारे बच्चे जो वहां पेपर देते हैं उनसे एक एक क्वेश्चन कलेक्ट करके ये सारा मैं क्वेश्चन वहां पे करा रहा हूं। भाई इसमें आपको लगता होगा कि नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन जब एक एक क्वेश्चन हम लोग कलेक्ट करते हैं ना, बहुत मेहनत यहाँ पे लगती है। बहुत सारे बच्चों से बात करनी पड़ती है जो आर्मी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो फिलहाल पेपर दे रहे हैं, या जहाँ पे अपनी फिलहाल ड्यूटी वहां पे लग जाती है, तो वहां पे जो पेपर पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो सारे मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो भाई मेहनत बहुत लगती है इन क्वेश्चन को कराने में, आप तक लाने में, क्योंकि भाई बस मेरा एक ही मकसद होता है ना कि भाई बच्चे का एग्जाम क्लियर होना चाहिए, वो उस बच्चे को वैसे क्वेश्चन तो मिले। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग पहले तैयारी करते थे ना वहां पे, तो पहले क्या था, हम लोग पता ही नहीं चलता था कि भाई आखिर क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, हम क्या तैयार करें कि हम वही चीजें पढ़ें जो हम पेपर दें। क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो तैयार करने में लगे हैं, बुकें पढ़ने में लगे हैं, लेकिन जब वहां पेपर में बैठते हैं ना, वहां पे वो क्वेश्चन ही नहीं दिखते जो पढ़ के जाते हैं। और अक्सर कई बार हम लोगों के साथ भी यही पहले होता था। उस समय हम लोग यही सोचा करते भाई कहीं से ऐसे क्वेश्चन मिल जाए जो फिलहाल हमारे पेपर पूछे थे, हमें एक आइडिया लग जाए। लेकिन मैं तभी ना आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तभी मैं आपको कराता हूँ क्योंकि ये सब चीजें हमारे साथ उस समय हुई थी। हम नहीं चाहते ये दिक्कतें आप लोगों के साथ वहां पे आए। कम से आप लोग ये क्वेश्चन तो मिले पहले वहां पे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें कैसे क्वेश्चन वहां तैयार करने हैं, क्या पढ़ के जाए कि पेपर क्वालिफाई हो जाए। तो भाई सेम ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे वहां पे, न बहुत ज्यादा पेपर आपका हार्ड बनेगा, न बहुत ज्यादा पेपर आपका नॉर्मल बनेगा, पेपर आपका मॉडरेट होगा। यानी कि अगर 50 क्वेश्चन आपसे वहां पूछे गए ना, तो ये मान चलना है कि कम से कम मान चलना 30 क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल होगा। और जो आपका 20 क्वेश्चन बचा वहां पे, 20 क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन तो ऐसे वहां पे रखे ही जाते हैं हमेशा कि आप उन क्वेश्चन करने में फंसे वहां पे और उन्हीं में अपना टाइम वेस्ट करें। भाई वैसे क्वेश्चन हमें कभी भी वहां पे नहीं फंसना है। पहले क्या करना है, पेपर सॉल्व करेंगे, पहले जो चीजें हमें आ रही वो हम पहले सॉल्व कर लेंगे। हमें तो अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है कि ये मान चलना है कि बस आप एक टारगेट ये फिक्स कर लेना, कैसे भी करके हमें 40 क्वेश्चन करने हैं। अगर आपने एक बार 40 क्वेश्चन अटेंड कर लिया, आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं यकीन दिलाता हूँ कि जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी ना, वहां तक आपका ये नाम दिखेगा। तो अभी से टारगेट बना के चलिए, हमें कैसे भी करके 40 क्वेश्चन वहां पे करने, अगर आपको अपना एग्जाम वहां पे क्वालिफाई करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं के बारे में गलत है। बताओ कि कौन सा ऐसा कथन है जो धातुओं के बारे में गलत है। पहला क्या दिया, और ये हमारा नागपुर जेडआरओ में आपका ये क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तो पहला क्या बता रहा है कि धातुओं के बारे में गलत क्या है, ये हमें बताना है। क्या बताना है, गलत क्या है, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है, ये हमें बताना है। तो पहला है कि वे तन्य और आघात वर्धनी होते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, धातु ऐसी होती है। सेकंड बात बता रहे वे ताप और विद्युत की सुचालक होते। बिल्कुल भाई, धातु सुचालक होते हैं। हम लोग चांद वानी देखते हैं, उसमें क्या होता है, धारा प्रवाह होता है वहां पे। तो ये भी बात सही हो रही। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। बिल्कुल उच्च होता है। नहीं तो मान लो हम लोग जो बिजली के वायर बनते हैं वहां पे, ठीक है, तो अगर इनके गलनांक उच्च हो ही ना, तो मान लो थोड़ा सा हीट हो जाए, गल जाए वहां पे, तार कट जाए वहां पे। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। वे विद्युत के ऋणात्मक होते हैं। भाई ये बात तो समझ में नहीं है, ये बात क्या हो जाएगी, हमारी गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। भाई ये विद्युत के अगर ऋणात्मक हो जाएंगे तो जो हम लोग अपने घरों में लाइट ले रहे हैं, वहां पे जो धातु का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें तो धारा आई ना, बिजली हमारे यहाँ आई ना, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया गया, ये पूरी तरह से आपका गलत यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि एकमात्र अधातु जो तरल अवस्था में है। तो बताइए एकमात्र ऐसी केवल अधातु है जो हमारे तरल अवस्था में है, तो उसका नाम बताइए। ये हमारा शिलोंग जेडआरओ में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है ब्रोमीन, सेकंड है पारा, तीसरा है बोरान और चौथा है क्लोरीन।
तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो सभी बच्चे इसका राइट आंसर क्या नोट करेंगे, वो हमारा कितना हो जाएगा, ब्रोमीन। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो आपकी तरल अवस्था में आपका ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है। हमें यह बताना नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे माना जाता है, इन 4 ऑप्शन में बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ये हमारा लखनऊ में जो रिलेशन आपका पेपर हुआ था वहां पे ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो सभी भाई लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला है नील्स बोर, दूसरा ई रदरफोर्ड, तीसरा जे थॉमसन और चौथा है जे चैडविक। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। तो राइट आंसर कितना नोट करिएगा, वो हो जाएगा हमारा ई रदरफोर्ड। क्या हो जाएगा, ई रदरफोर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। यानी कि नाभिकीय भौतिकी के जनक कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ई रदरफोर्ड, यहाँ पे हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देता है, यानी इनमें से कौन सा विलयन है जो पेपर को नीला कर देता है, ये पूछा जा रहा है। और ये हमारा कोलकाता जेडावरा में क्वेश्चन बिल्कुल वहां पूछा गया था। पहला है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है जठा रस, तीसरा नींबू का रस और चौथा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सभी लोग बताएंगे राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा। तो हम लोग राइट आंसर क्या नोट करेंगे, वो आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्योंकि जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, ये कैसा विलयन होता है, ये आपका एक क्षारीय विलयन होता है। कैसा विलयन होता है, ये आपका एक क्षारीय विलयन होता है। ये क्या हो जाता है, क्षारीय, ये हमारा एक क्षारीय विलयन होता है। और जिस कारण से क्या करता है, जो आपका लाल लिटमस पेपर होता है, जो आपका लाल लिटमस पेपर होता है उसको क्या कर देता है, नीला वहां पे कर देता है। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा विलयन है जो पेपर, यानी जो अपना लिटमस का पेपर होता है उसको नीला कर, तो कौन हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका हो जाएगा। क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये आपका एक क्षारीय विलयन होता है जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, ये हमारा नीला वहां पे कर देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो सारे बच्चे ये काउंट जरूर करते चल रहा है कि स्कोर आपका यहाँ पे कितना पहुंच रहा है। अगला क्वेश्चन आता है कि मेंडलीव के आवर्तीय नियम किस पर आधारित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार ये आपका रिपीट हो चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में ये आपके आ चुका है। तो जिस क्वेश्चन में आपको इंपोर्टेंट मार्क लेके टिक कर दो ना भाई, उसको आप ये मान चलना, रट डालना वहां पे, आपको वो क्वेश्चन कभी नहीं भूलना है। क्योंकि मैंने कई बार एग्जाम बच्चों को दिला भी चुके हैं, तैयारी करा भी चुके हैं और ऑलरेडी पेपर वहां पे देख भी चुके हैं। वहां पे किस तरह क्वेश्चन पूछे गए ना, सारा मुझे आइडिया है वहां पे। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ सारा आप ऐसा ही तैयारी करिए, जितना आपका टाइम बच रहा है ना एग्जाम तक, ऐसे आप तैयारी करिए, आपका एग्जाम बिल्कुल वहां पे क्वालिफाई होगा। तो मेंडलीव की जो आवर्ती नियम है ना, ये किस पे आधारित हो जाएगी, और ये हमारा पुणे जेडावरा में क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। किस पे आधारित हो जाएगी, परमाणु द्रव्यमान पे आधारित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा एक तत्व धातु है। हमें क्या बताना है, धातु है। दोस्तों जो आपका क्वेश्चन होता है पहले ध्यान से पढ़ें, आखिर उसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है। जल्दबाजी में कई बार क्वेश्चन ऐसे भी हमसे गलत हो जाते हैं कि जो हमें पता होते हैं, लेकिन बाद में हमें जब ये पता चल हमने वो गलती से कर दिया, तो भाई उससे बहुत ज्यादा पछतावा वहां पे होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एक एक क्वेश्चन क्या एक नंबर से बच्चा फाइनल मेरिट लिस्ट में भी बाहर वहां पे हो जाता है। तो आपको पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, फिर उनके आंसर वहां पे देने हैं। और ये क्वेश्चन हमारा कहाँ पूछा गया, जबलपुर जेडारो में आपका पूछा गया था। तो इसमें कौन सा एक धातु हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयरन होता है। ये क्या होता है, धातु होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका आयरन होता है ना, इसके बारे में कुछ पॉइंट और आपको पता यहाँ पे होने चाहिए कि जो ये आवर्त सारणी कौन से समूह में आता है। ये एक बताइए कि जो इसका आवर्त सारणी के कौन से समूह में आपका आता है। तो कौन समूह में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8वें समूह में। समूह का नाम भी आपका इसका पता होना वहां पे चाहिए। और ये बताइए जो आयरन होता है, इसका आप ये बता दीजिए कि परमाणु संख्या क्या है। आयरन का परमाणु संख्या आपकी कितनी हो जाएगी। तो परमाणु संख्या नोट करना क्या हो जाएगी, 26 हो जाएगी। और अगर ये पूछ लिया जाए इसका जो घनत्व होता है, इसका घनत्व
अगर ये पूछ घनत्व क्या होता है, घनत्व हम लोग क्या बोल देंगे 7.86 ग्राम, क्या लिख देंगे ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब कर लेना, यहाँ लिख देना सेंटीमीटर क्यूब आपका ये हो जाएगा। ये चीजें इसके बारे में पता होनी चाहिए, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे पेपर में पूछे जा चुके हैं कि जो आपका आयरन होता है ये आवर्त सारणी के कौन से किसमें आता है, हम बताएंगे किसमें आ जाएगा, ये आपका 8वें समूह में आता है, लिख लेना यहाँ पे समूह किसमें आता है, ये आपका 8वें समूह में आता है। और इसकी परमाणु संख्या क्या लिखेंगे 26 लिखेंगे। घनत्व क्या होता है 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आप इसका क्या हो जाएगा घनत्व यहाँ पे आपका हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से लेकर 71 वाले तत्वों को क्या कहा जाता है, इन 4 ऑप्शन में बताइए उसे क्या कहा जाता है। पुणे जेडावरों में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, आप इसे इंपोर्टेंट लिख के मार्क करना, आपके पेपर आने की पूरी संभावना है इस क्वेश्चन की। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा जो यहाँ पे दिया गया आपका लेंथोनाइट्स, क्या दिया जा रहा है लेंथोनाइट्स, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा लेंथोनाइट्स, आपका ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल गैस है। अब इनमें हमें ये बताओ कि नोबेल गैस कौन सी है, इन जो 4 ऑप्शन दिए गए, और ये हमारा पुणे जेडावरों में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताइए इसमें नोबेल गैस हमारी कौन सी है, नोबेल गैस बताइए आपकी इसमें कौन सी है। तो नोबेल गैस कौन सी हो जाएगी, राइट आंसर इसका नोट करना, क्या आर्गन, आर्गन क्या हो जाएगी हमारी नोबेल गैस आपकी हो जाती है। और मैं टोटल आपकी नोबेल गैस ही नोट करा देता हूँ कि कौन कौन सी हमारी नोबेल गैस कहलाती है, सारी आप एक बार नोट कर लेना कि नोबेल गैस हमारी कौन सी होती है, इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। तो पहला तो हम लोग क्या जानेंगे आर्गन, आर्गन क्या होती है नोबेल गैस होती है, इसका संकेत कैसे हम लोग लिखते हैं AR, ये हो जाएगा। और सेकंड आप नोट करना नियॉन, नियॉन भी हमारा क्या होता है नोबेल गैस आपके हो जाए, इसे हम लोग कैसे लिखते हैं Ne, ये नियॉन हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे हीलियम, इसके बाद हम लोग क्या लिख लेंगे हीलियम हम लोग लिख लेंगे, और हीलियम हम लोग कैसे लिखते हैं ये He आपका इसका हीलियम हो जाएगा। और फिर क्या लिखेंगे क्रिप्टॉन, और इसके बाद क्या हम लोग नाम नोट कर लेंगे, क्रिप्टॉन नोट करेंगे, इसको कैसे लिखते हैं ये आपका क्रिप्टॉन हो जाएगा। इसके बाद लिखना जीनॉन, इसके बाद अगला नाम क्या लिखेंगे हम लोग जीनॉन लिखेंगे, और इसको इसका संकेत क्या होता है ये Xe इसका संकेत हो जाता है। इसके बाद अगला नाम नोट करना है रेडॉन, अगला नाम क्या हो जाएगा रेडॉन हो जाएगा, ये Rn होता है ये इसका संकेत हो जाता है। ये सारी हमारी क्या हो जाती है आपकी नोबेल गैस होती है, इनके नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि नोबेल गैस का अक्सर हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी मैंने सारे नोबेल गैस के आपके पॉइंट भी आपको नोट वहां पे करा दिए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आर्गन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें नोबेल गैस आपकी यहाँ पे हो जाती है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है निम्नलिखित में से कौन सा अब तक ज्ञात कठोरतम पदार्थ है। बिल्कुल बेसिक सवाल है लेकिन पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा अब तक ज्ञात कठोरतम पदार्थ कौन सा है, शिलांग जेडावरों में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो इसका भी आंसर लगभग सभी को वहां पता होगा। तो राइट आंसर इसका क्या नोट करेंगे हम लोग हीरा, क्या हो जाएगा हीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि जो हीरा होता है ना अभी तक ज्ञात सबसे कठोरतम पदार्थ हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमें जितने पदार्थों का ज्ञान हुआ है उनमें से जो सबसे कठोरतम आपका है वो आपका क्या हो जाएगा हीरा ही यहाँ पे आपका हो जाता है। और जो आपका हीरा होता है ना, हीरा के बारे में एक पॉइंट ये याद करना कि जो आपका हीरा होता है, क्या हीरा, हीरा क्या याद करेंगे, हीरा जो आपका होता है ये क्या हो जाएगा ऊष्मा, और ये पॉइंट याद करना है ऊष्मा और विद्युत, विद्युत क्या हो जाएगा, विद्युत का क्या हो जाएगा ये आपका कुचालक हो जाता है। विद्युत का आपका ये क्या हो जाता है कुचालक आपका होता है, ये भी याद करना। पेपर सीधा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि जो आपका हीरा होता है ये हीरा क्या होता है, अगर विद्युत का कुचालक है सुचालक है क्या है, तो हीरा क्या हो जाएगा विद्युत का ये कुचालक हमारा वहां पे हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसे औरम कहा जाता है, औरम बताइए औरम किसको कहा जाता है, पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से हमें यह बताइए कि औरम किसे कहा जाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कांसा को बोलते हैं, सोना को बोलते हैं, चांदी के तांबी, और ये हमारा जयपुर जेडावरों में क्वेश्चन पूछा गया है। तो औरम किसको बोलते हैं, औरम हम लोग किसको बोलते हैं सोना को, किसको बोलते हैं सोना को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका ये औरम होता है ये सोना होता है। कुछ चीजें और इसके बारे में याद रखना
कि जो आपका ये सोना होता है, और इसका संकेत लिख लिया, सोना को लिखते हैं कैसे, AU, ये आपका ओरम का संकेत, सोना का संकेत यहाँ पे आपका हो जाता है। सोना के बारे में एक पॉइंट ये पता होना चाहिए कि इसका जो परमाणु क्रमांक, क्या लिख लेना, परमाणु क्रमांक बता दीजिए, परमाणु क्रमांक इसका कितना हो जाता है, और कितना परमाणु क्रमांक बताएंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 79 आपका ये हो जाता है। और ये बताओ जो सोना होता है, वैसे इसके उपयोग तो सभी को पता ही होंगे कि उपयोग इसका कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है, एक इसका उपयोग होता है सिक्के बनाने में, कहाँ उपयोग होता है, सिक्के बनाने में। और इसके बाद ये तो सभी को पता होगा, आभूषण बनाने में तो होता ही होता है इसका प्रयोग, आभूषण बनाने में आज में इसका प्रयोग वहां पे होता है। तो मेन ये चीजें ऑरम के बारे में एक 3 चीजें इंपॉर्टेंट आपके हो जाती है। एक तो हमें इसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, और इसका संकेत हमें पता होना चाहिए, और इसका ये ऑरम नाम यानी सोना होता है, एक इसका ऑरम नाम हमें ये पता होना चाहिए। हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके इसके हो जाते हैं। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है थर्मामीटर में। और इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आता है, थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु की पहचान करें। तरल धातु की पहचान करें, बिल्कुल बेसिक सवाल है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैंने जैसा आपको बताया है कि जो आपका आरबी नर्सिंग असिस्टेंट जो पेपर जैसा पेपर बनता है कि 50 क्वेश्चन हमारे पूछे वहां पे जाते हैं, उनमें से आपके 30 क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल दिखेंगे, 20 क्वेश्चन आपके उसमें क्या, और जो बच रहे हैं 20 क्वेश्चन, इसमें केवल आपके 5 क्वेश्चन हार्ड दिखेंगे, 15 क्वेश्चन हमारे मॉडरेट वहां पे दिखेंगे। तो यही ध्यान रखना है कि जो हमारे 45 क्वेश्चन होते हैं ना, पहले इन्हें हमें सॉल्व करने वहां पे। अब ये ऐसे क्वेश्चन वहां पे दिखेंगे आपके मॉडरेट, कहीं एकदम नॉर्मल दिखेगा, कहीं हार्ड दिखेगा, और कहीं कोई क्वेश्चन ऐसा भी हमें सुनाई पड़ेगा उसका नाम तक हमें नहीं पता होगा, ये क्वेश्चन पहली बार पढ़ रहे हैं। और ये 5 क्वेश्चन हर बार आते हैं, इस बार भी आपको वहां पे दिखाई पड़ने वाले हैं। तो थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल पदार्थ कौन सी हो जाएगी, और ये हमारा आपका नागपुर जेडावर में पूछा गया था, तो वो हो जाएगा पारा। वो क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों इसके बाद इसका संकेत लिखना, जो आपका ये पारा होता है, इसका संकेत कैसे हम लोग लिखते हैं, ये कैसे लिखेंगे, Hg, ये क्या हो जाता है, पारा आपका हो जाता है। और ये बताइए इसका जो परमाणु संख्या, ये बताओ इसका परमाणु क्रमांक बता दीजिए। अच्छा, परमाणु क्रमांक इसका क्या होता है, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 80। इसका परमाणु क्रमांक आपका क्या हो जाएगा, 80 आपका ये हो जाता है। यानी कि जो ये पारा होता है ना, चाहे मतलब सर्दी या गर्मी, कोई मौसम होता है, उस समय ये आपका लिक्विड में ही रहता है, यानी कि तरल पदार्थ में ही रहता है। कभी तो ये आपको जो थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है कि ये जम ना जाए कहीं वहां पे, तो पारा का क्या होता है, जल्दी जमता नहीं, इसी वजह से क्या होता है, थर्मामीटर में पारा का प्रयोग आपका वहां पे किया जाता है। भाई बच्चों के आंसर लगभग सारे बच्चों के सही आ रहे, तो भाई आप काउंट जरूर करना कि बायोलॉजी हो गया अपना कंप्लीट ही हो गया, केमिस्ट्री अपना कंप्लीट होने वाला, 2-3 क्वेश्चन वो बच रहे हैं, 15 क्वेश्चन कंप्लीट ये भी हो जाएंगे। बचेंगे लास्ट के अपने कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, 20 क्वेश्चन और बचेंगे। तो भाई स्कोर आपको ये फिक्स कर लेना कि भाई हमें फिलहाल तो अभी 30-35 करने ही करने हैं, लेकिन जो अपना एग्जाम हम देंगे ना, वहां पे हमें 45 तक क्वेश्चन टारगेट करके चलेंगे वहां पे, तभी हम लोग 40 तक सही कर पाएंगे वहां पे। और 40 से कम भाई नीचे ना करिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन हो रहा है। बहुत अच्छी जॉब है आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, एक बार जब आप आ जाएंगे बहुत अच्छा आपको यहाँ पे लगेगा, लेकिन भाई यहाँ तक आने के लिए आपको मेहनत तो करनी होगी वहां पे। तो ये सबसे अच्छा टाइम है आपको तैयारी करने का, तो अभी मेहनत करो, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत वहां पे नहीं है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या आता है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, पीतल, उन्हें जो डायग्राम पूछा वो क्वेश्चन है, बताइए निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। इन चारों में से आपका कौन सा आपको ये लगता है कि अलग हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। इन चारों में से कौन सा आपका अलग हो जाएगा, वो हो जाएगा पीतल। कि जो ये पीतल यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर डी, ये आपका अलग यहाँ पे हो जाए, क्योंकि आपकी जो पीतल होती है ना, ये क्या हो जाती है, आपकी एक मिश्र धातु होती है। पीतल क्या हो जाती है, पीतल आपकी एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है, आपकी एक मिश्र धातु आपकी ये हो जाती है। और जो ये पीतल होती है, मतलब जो मिश्र धातु हो गई, किससे बनती है, ये मान चलना कि जो तांबा एवं जाम, क्या लिखेंगे, तांबा एवं जस्ता, तांबा एवं जस्ता, इनका क्या हो जाता है, इन धातुओं के मिश्रण से ही आपका पीतल वहां पे बनाया जाता है।
तांबा एवं जस्ता से क्या बनता है, पीतल आपका बनता है, और ये सारी धातुएं हो जाती हैं। पीतल यहाँ पे आपकी मिश्र धातु हो जाएगी, इसी वजह से पीतल यहाँ पे आपकी अलग हो जाती है, और जो ये आपका पीतल होता है ये आपका तांबा और जस्ता का मिश्रण यहाँ पे आपका ये हो जाता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, कि प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। कोलकाता जिडाओ में क्वेश्चन हमारा पूछा भी गया था, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना है नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा पेपर में पूछा गया। कई बच्चे इसका आंसर वहां पे गलत भी, यहाँ पे जो बच्चे दे रहे हैं वो भी गलत आंसर इसका फिलहाल बता रहे हैं। ज्यादातर यहाँ पर बच्चे जो कोई बी दे रहा है, कोई ए दे रहा है, तो इसमें ज्यादा बच्चे आंसर यहाँ पे गलत दे रहे हैं इस क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर क्या नोट करना है, इसमें एथिलीन हो जाएगा, कि जो प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, एथिलीन का उपयोग वहां पे किया जाता है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, जब दूध खट्टा हो जाता है तो खाली स्थान का उत्पादन होता है। तो इन 4 ऑप्शन बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जबलपुर जडारो में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, जब दूध खट्टा हो जाता है तो निम्नलिखित में से किसका उत्पादन यहाँ पे होता है। तो किसका उत्पादन होता है, सभी बच्चे इसका आंसर यहाँ बताएंगे। तो किसका उत्पादन हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा लैक्टिक एसिड। किसका उत्पादन होता है, लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों लैक्टिक एसिड जो होता है, लैक्टिक अम्ल जो होता है, इसके बारे में एक चीज और आपको ये पता होना चाहिए ना, कि जब हम लोग क्या करते हैं, कई बार बहुत देर तक मान लो मेहनत करते हैं, या फिर जब हम बच्चे वहां पे रनिंग करते हैं, तो उनको जो थकावट लग जाती है, और इसी की वजह से लगती है, क्योंकि जो उनकी मसल होती है, जो मांसपेशियां, वहीं पे जो लैक्टिक अम्ल क्या होता है, जमा हो जाता है। तो लैक्टिक अम्ल के जमा होने की वजह से ही हमें थकावट महसूस वहां पे होती है। और जब क्या होता है, हम नहीं कहते थोड़ी हम जो रेस्ट कर लेते, आराम कर लेते, वहां पे जो लैक्टिक अम्ल अपना इकट्ठा हो जाता है एक जगह, वो दोबारा से क्या होता है, रिलीज हो जाता है। तो हमें ये लगता है हमें अब थकावट नहीं लगी है, लेकिन जब हम मेहनत करते हैं या रनिंग करते हैं, हमें थकावट इसी की वजह से वहां पे लगती है, यानी कि लैक्टिक अम्ल की वजह से ही हमें थकावट की महसूस वहां पे होती है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है फिजिक्स। अब यहाँ से हमारे फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा, और ये तो सभी को पता होगा, हमारा जो आरवी नर्सिंग का पेपर होता है 5 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं। अब भाई इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन फिजिक्स हो गया, 5 क्वेश्चन मैथ हो गया, बच्चे इसमें फोकस नहीं करते हैं। तो आपका एक एक क्वेश्चन वहां पे इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक क्वेश्चन पे ध्यान वहां पे देने, अगर आपको एग्जाम क्लियर वहां पे करना है तो गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था, बिल्कुल बेसिक सवाल है, किसने किया, न्यूटन ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर। शिलोंग जिडाओ में क्वेश्चन पूछे गए थे, और न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। तो पहला नियम इन्होंने क्या दिया था, जड़त्व का नियम। पहला नियम क्या दिया इन्होंने, जड़त्व का नियम। सेकंड नियम क्या दिया था, इन्होंने बताया था, सेकंड नियम क्या हो जाएगा इनका, बल द्रव्यमान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बल हो गया, द्रव्यमान हो गया एवं त्वरण हो गया, संबंधी नियम इन्होंने दिए थे। और तीसरा नियम क्या हो जाएगा इनका, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तीसरा क्या हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इनका तीसरा नियम आपका हो जाएगा। ये 3 नियम किसने दिए, न्यूटन ने दिए थे। गति के 3 नियम ये आपके कहलाते हैं वहां पे। अगला क्वेश्चन आता है, उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। और ये रिलेशन भर्ती में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, और इस 4 हमारे वैज्ञानिकों के नाम दिए गए, हमें बताना सही वैज्ञानिक कौन इनमें से आपके हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। और ये सिद्धांत इन्होंने कब दिया गया था, अगर वर्ष हमसे पूछ लिया जाता, वर्ष क्या बता देंगे, 1905। तो वर्ष हम लोग क्या बता देंगे, वर्ष बता देंगे 1905 में ये नियम वहां पे दिया था। किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में सापेक्षता का सिद्धांत वहां पे दिया था। ये चीज हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। और अगला हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन आता है कि भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था। पहले परमाणु बम का परीक्षण भारत ने पहले कब किया था, कोलकाता जिडाओ में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो इसका सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 1974। ऑप्शन नंबर जो डी यहाँ पे दिया गया है
ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका 1974 हमारा आपका हो जाता है। अगर कंप्लीट डेट ये हमसे पूछा था तो कंप्लीट डेट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारा 18 मई, क्या हो जाएगा 18 मई 1974 ईस्वी हमारी ये आपकी हो जाती है। और अगर ये पूछा जाए परीक्षण किया कहाँ गया था, तो ये परीक्षण कहाँ पे हुआ था, राजस्थान में। ये परीक्षण कहाँ पे हुआ था, ये आपका राजस्थान में आपका हुआ था। राजस्थान में अगर जगह का नाम पूछा जाए तो राजस्थान के एक पोखरण नामक स्थान पे ये परीक्षण वहां पे आपका किया गया था। और वहीं पे इस जो परीक्षण हुई थी इसका नाम क्या दिया गया था, नाम क्या बोला गया था, वो नाम बोला गया था इसका स्माइलिंग बुद्धा। इसका किस नाम से बोला गया था, ये बोला गया था यानी स्माइलिंग बुद्धा कोट नाम इसका वहां पे दिया गया था। तो भारत में जो पहला परमाणु बम का परीक्षण हुआ था ये कब हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा 1974 हो जाएगा, यानी कि 18 मई 1974 क्या कहां पे हुआ था, ये राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में कहां पे, पोखरण में हुआ था। और इसका कोट नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, इसका कोट नाम वहां पे हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमें पता वहां पे होनी चाहिए। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह खाली स्थान इसकी है। और ये हमारा नागपुर जडार में क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये 4 ऑप्शन देखिए और इसका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सारे बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या नोट करेंगे, वो हो जाएगा हमारा वास्तविक गहराई से कम। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका होता है। और ऐसा किस वजह से होता है, ऐसा किस वजह से होता है, वो होता है अपवर्तन की वजह से। ऐसा किस वजह से होता है, वो होता है अपवर्तन की वजह से आपका ये हो जाता है। और पता है इसी वजह से कभी कभी क्या बोला जाता है कि जो हम लोग कहीं पे नहाने जाते हैं ना, जैसे कोई स्विमिंग पूल बना हुआ हो या कोई नदी होती है, नदी में क्या होता है जब उसके बगल में खड़े रहते हैं उसकी जो गहराई होती है वो उतनी हमें गहराई नहीं दिखती जितनी उसकी वास्तविक गहराई होती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि पानी में कभी भी हमें ऐसी जगह पे नहीं कूदना चाहिए जिसके बारे में हमें पता ना हो, क्योंकि कभी दिक्कत ये भी आपको आ सकती है, मान लो वहां कूदे, जितनी गहराई हमें दिख रही उससे ज्यादा गहराई निकले तो आप उसमें डूब भी वहां पे सकते हैं। इसी वजह से हमेशा बोला जाता है कि जो पानी वाली जगह होती है अगर वहां पे आप पहली बार जा रहे हैं तो वहां पे जरा सावधान रहिए, क्योंकि वहां पे जो उसकी गहराई होती है कम हमें दिखाई पड़ती है और वास्तविक गहराई काफी ज्यादा आपकी वहां पे हो जाती है। तो ये इसका राइट आंसर नोट कर लेंगे। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रकाश की गति अधिकतम निम्न से किस माध्यम में होती है। बिल्कुल बेसिक सवाल है, आप किसी का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो आज के सेट में मैं यही उम्मीद करूंगा सारे बच्चों के क्वेश्चन 35 से ज्यादा बिल्कुल सही वहां पे हुए होंगे। तो जो प्रकाश की गति होती है ना अधिकतम कहां पे होती है, निर्वात में होती है। कहां पे होती है, निर्वात में होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट करना नोट कर सकते हैं यहाँ पे, चलो कोई दिक्कत नहीं, यही इतना ही याद करिए कि जो प्रकाश की गति अधिकतम कहां पे होती है, निर्वात में होती है। और एक क्वेश्चन ये भी याद रखना कि अगर एक क्वेश्चन पेपर ये हमारा अभी यही का पेपर है, मैं कराऊंगा आगे, ये रिलेशन भर्ती अभी पेपर हुआ था आर्मी नर्सिंग का, वहां पे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कोई 2 व्यक्ति हैं वो चंद्रमा पे बैठ चले जाते हैं, ठीक है, चंद्रमा पे चले जाते हैं, वो दोनों 1 किलोमीटर के बीच की वहां पे डिस्टेंस है। चलो 1 किलोमीटर छोड़ दो, मान लो बीच की डिस्टेंस वहां पे 100 मीटर है, बीच की डिस्टेंस वहां पे कितनी 100 मीटर में है, ठीक है, 100 मीटर की। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ बोलता है तो जो पहले व्यक्ति की आवाज दूसरे व्यक्ति को कितनी देर में सुनाई देगी, ये पेपर क्वेश्चन पूछा गया था। वहां पे शायद दिया गया, जहां मैंने आपको 100 मीटर बताया वहां पे शायद 500 मीटर आपका दिया गया था, ठीक है। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ये याद करना कि वो दूसरा व्यक्ति उसकी आवाज वहां पे सुन ही नहीं सकता। और इसका रीजन क्या होता है ना कि जो चंद्रमा है वहां पे वायुमंडल नहीं है, यानी बीच में कोई माध्यम नहीं है। और ध्वनि की जो चाल होती है, ध्वनि की चाल के लिए कोई ना कोई माध्यम वहां पे आवश्यक होता है। अगर कोई माध्यम नहीं होगी तो ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह जाएगी भी नहीं वहां पे। तो ये पॉइंट याद करना, पेपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस तरह के। वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था 2 व्यक्ति के बीच दूरी 500 मीटर है, तो आपसे हो सकता है बोल दे 50 मीटर है, एक दूसरे बात करते क्या आवाज कितनी देर में सुनाई पड़ेगी,
ठीक है, वहां टाइम दे देगा 10 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड, एक दे देगा, इनमें से कोई नहीं, या फिर वो नहीं सुन पाएगा। ठीक है, जिसमें या तो देगा, जिसमें ये ऑप्शन दिख जाए आपके कि दूसरा व्यक्ति उसकी आवाज नहीं सुन पाएगा, वही हमारा राइट आंसर वहां पे हो जाता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि महाराष्ट्र की महिलाओं, यहां से हमारे जीके स्टार्ट हो जाएगी। जीके हमारे 10 क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो जो महाराष्ट्र की महिलाएं होती है उनके द्वारा कौन सा नृत्य होता है? और कोलकाता जडारो में ये क्वेश्चन हमारा पूछा भी गया था। तो जो महाराष्ट्र की महिलाएं होती कौन सा नृत्य करती है? वो करती है लावड़ी नृत्य। कौन सा करती है? लावड़ी नृत्य वहां पे करती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो यहाँ पे भांगड़ा नृत्य दिया जा रहा है, तो भांगड़ा नृत्य कहाँ पे होता है? ये आपका कहाँ पे होता है? पंजाब राज्य में। ये कहाँ पे होता है? ये आपका पंजाब राज्य में होता है। और ये नृत्य आपका जो भांगड़ा नृत्य है ये कब होता है? ये होता है बैसाखी में। ये कब होता है? ये हमारा होता है बैसाखी में। ये नृत्य उस समय आपका होता है। कब होता है? ये बैसाखी में नृत्य हमारा होता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस खालिस्तान कब मनाया जाता है? इन 4 ऑप्शन बताइए, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को इसका आंसर वैसे पता ही होगा। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कब मनाया जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 अगस्त। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और ये किस वजह से मनाया जाता है? जो एक पॉइंट किस वजह से मनाया जाता है कि जो हॉकी के जादूगर थे, कौन थे? हॉकी के जादूगर। क्या लिखेंगे? हॉकी के जो जादूगर थे। तो हॉकी के जादूगर कौन हो जाएंगे? ध्यानचंद जी। कौन हो जाएंगे? मेजर ध्यानचंद की, हॉकी के जादूगर जो मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर ये मनाया जाता है। जयंती पे ये आपका मनाया जाता है। और दोस्तों अगर ये पूछा जाए ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म कब हुआ था? ये हो जाएगा हमारा 29 अगस्त। क्या हो जाएगा? 29 अगस्त 1905 ईस्वी में मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। क्या लिखेंगे? 29 अगस्त 1905 में मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 अगस्त हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 कब से शुरू किया गया था? चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 शुरू किया गया था। लखनऊ रिलेशन भर्ती में एक क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। सारे भाई लोग इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, आपको इनके आंसर अगर आप दे पा रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा श्रीहरिकोटा। क्या हो जाएगा? श्रीहरिकोटा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसके बाद क्या याद करेंगे? अगर हमसे डेट पूछ लिया जाता कि जो चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 था, यानी जो चंद्रयान 1 मिशन था ये कब गया था? ये हो जाएगा 22 अक्टूबर 2008 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के प्रयोग से हरिकोटा से छोड़ा गया था। और यहीं पे एक पॉइंट ये भी याद कर लेना कि यह जो आपका था ये अगस्त 2009 तक सक्रिय था, तक ये आपका क्या हो जाएगा? सक्रिय रहा तब तक आपका ये। तो चंद्रयान जो 1 मिशन था ये आपको 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था और ये अगस्त 2009 तक आपका सक्रिय रहा था। और कहां से किया गया था? श्रीहरिकोटा से आपका ये किया गया था। ये डेट आप थोड़ा ध्यान रखना है, पेपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? और ये हमारा जबलपुर जडारो में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे हमारे स्वामी विवेकानंद। कौन हो जाएंगे? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना कि माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? विवेकानंद जी यहाँ पे हो जाएंगे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है नीरज चोपड़ा ने खालिस्तान में आयोजित 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों के दौरान पहली बार सीनियर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। कोलकाता जडारो में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नीरज जो चोपड़ा है कौन से गेम से संबंधित है ये भी पता आपको होना चाहिए। भाला फेंक गेम से संबंधित है और ये तो मान लो काफी ज्यादा फेमस खिलाड़ी, उन्होंने कई बार मान लो गोल्डन भी जीता है, तो इनको तो कोई अक्सर वैसे नहीं भूलेगा। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा गुवाहाटी।
ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और नीरज चोपड़ा जो है किस खेल से संबंधित हो जाती है, एथलेटिक्स से संबंधित आपके यहाँ पे हो जाते हैं, भाला फेंक से संबंधित आपके ये हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है चेकमेट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है, किस खेल में किया जाता है। शिलांग जडावरों में क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले ये बताओ चेकमेट होता क्या है, तो आखिर चेकमेट है क्या चीज। चेकमेट भाई ये होता है ना, जब दो मान लो खिलाड़ी जो शतरंज खेलते हैं, ठीक है, शतरंज खेलते हैं, जब एक प्रतिद्वंदी दूसरे प्रतिद्वंदी का जो वहां पर राजा होता है उसको चारों तरफ से घेर लेता है, यानी जो राजा अब किधर भी नहीं जा सकता, किसी भी तरफ नहीं जा सकता, यानी वहां से नहीं निकल सकता है, तो उसे बोलते हैं चेकमेट। यानी आप अपनी हार मान लीजिए, आपका राजा मर चुका है, फंस चुका है, अब ये नहीं जा सकता है, उसी को बोलते हैं चेकमेट। तो किस खेल संबंधित हो जाएगा, ये शतरंज। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि सन 2000 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां आयोजित किए गए थे। 2000 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, दोस्तों ये वैसे क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको बताया है कि 4-5 क्वेश्चन ऐसे आपको पेपर में दिखेंगे कि आप चाहे जितनी तैयारी करके जाएंगे ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे कि 4-5 क्वेश्चन आप वहां पे आंसर नहीं दे पाएंगे, या दे पाएंगे बहुत कम बच्चे वहां पे आंसर दे पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ना तो हमारा किसी स्टैटिक जीके में आता है ये, और करंट क्वेश्चन में ये आता नहीं। तो बच्चा क्या करेगा, मतलब 6 महीने 1 साल तक पढ़ता है, लेकिन जब हमारे पेपर में इस तरह क्वेश्चन लिखते हैं ना तो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज वहां पे करते हैं। तो फिलहाल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि हमारा नागपुर जटारो में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वो हो जाएगा सिडनी, वो हो जाएगा सिडनी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा कि 2000 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल थे कहाँ आयोजित किए थे, ये हमारे सिडनी में आयोजित ये आपके किए गए थे। तो ये वैसे क्वेश्चन है कि बहुत कम बच्चे इनके आंसर वहां पे दे पाते हैं। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खालिस्तान में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया था। किस वर्ष इन्होंने शुभारंभ किया था, कौन से मिशन का, जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया था। कोलकाता जडारो में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। राइट आंसर नोट करना क्या हो जाएगा, सी, यानी 2019 आपका हो जाएगा। तो जल जीवन मिशन का मेन उद्देश्य क्या था, इसका मेन उद्देश्य यही था कि सभी व्यक्तियों को शुद्ध और साफ पानी मिले पीने के लिए, इसे यही मिशन था इसका वहां पे। और ये कब लागू हुआ था, ये हुआ था 2019 से। कब हुआ था, 2019 से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। भाई ये इंपॉर्टेंट नाम, इस बंदे का नाम याद कर लेना, मेजर ध्यानचंद का। हमेशा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है इसका। तो ये जो गोल है किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है, वो हो जाएगी मेजर ध्यानचंद की। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये जो प्रसिद्ध पुस्तकें है ना खिलाड़ी, अभी मैंने कल की क्लास में एप्लीकेशन ये पूरी मैंने क्लास वहां पे करा रखी है, वहां पे जो इंपॉर्टेंट जितने प्लेयर हैं उन्होंने कौन सी बुकें लिखी हैं वो सारे मैंने नोट कराए, क्योंकि हमेशा हमारे पेपर में क्वेश्चन यहां से पूछे जाते। भाई वो सारी चीजें आप जरूर याद रखना, वहां पे एक तो पॉइंट सारी चीजें हम लोग वहां पे नोट करते चलना है आपको वहां पे। चलिए इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, विश्व की पहली प्रधानमंत्री यानी महिला प्रधानमंत्री नाम बताओ। हमसे भारत का नहीं पूछा रहा है, हमसे विश्व का पूछा जा रहा है। ये बताओ विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है। ये हमारा जयपुर जडारो में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ये नोट करना, श्री माओ भंडार नायके, ये हो जाएगा। और ये कब बनी थी, ये बनी थी 1960 में। कब बनी थी, 1960 में बनी थी। और कहां की बनी थी, ये बनी थी श्रीलंका की। कहां की बनी थी प्रधानमंत्री, ये श्रीलंका की बनी थी। और वहीं पे अगर ये पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, अगर हमसे अब ये पूछ ले भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो हम लोग क्या बता देंगे, इंदिरा गांधी। हम लोग क्या बता देंगे वहां पे, इंदिरा गांधी जी आपकी वहां पे हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, इंदिरा गांधी यहाँ पे हो जाएंगी। और ये भारत की प्रथम प्रधानमंत्री और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री भी आपकी हो जाती है कि इसके बाद कोई महिला प्रधानमंत्री भारत में फिलहाल नहीं बनी। तो अगर आपसे ये पूछे कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तब भी आपको बताना इंदिरा गांधी। आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि एकमात्र महिला प्रधानमंत्री भारत की कौन है, तब भी हम लोग क्या बता देंगे, इंदिरा गांधी, आपको वहां बता देना है।
अगला क्वेश्चन यहां से हमारे मैथ स्टार्ट हो जाता है। भाई मैथ आगे 5 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक आएंगे। तो मैथ के मैं हमेशा बोलता हूं जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना, इतने इनकी नोट करना, इनकी प्रैक्टिस करके देने चले जाना पेपर अपना। आपके पेपर क्वेश्चन यहां से दिख जाएंगे सारे के सारे। बस मैथ बिल्कुल बेसिक आती है। अगर आपको कैलकुलेशन आती है ना, 5 क्वेश्चन आराम से वहां पे कर लोगे, बस कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। तो मैं मैथ की बिल्कुल बेसिक से सवाल बताऊंगा आपको यहाँ पे, ट्रिकी नहीं बताऊंगा। ट्रिकी क्या होंगे, क्योंकि ज्यादा बच्चे बायोलॉजी वाले हैं तो मैथ में ट्रिकी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे वहां पे, ठीक है। देखो पहले सवाल में क्या पूछा गया, 250 से 1000 तक की कितनी संख्याएं 5, 6, 7 से पूर्णतः रूप से विभाज्य है। विभाज्य, बस जिससे हमसे विभाज्य का पूछा जाए। यहाँ किससे पूछा जा रहा है, 5, 6, 7, इनका एलसीएम ले लो आप। 5, 6, 7, इनका क्या करो, एलसीएम ले लो। हम लोग एलसीएम कैसे लेते थे पहले, आप 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा, तो कहीं 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा इधर। अब किससे कटेगा, 5 से काटिए, 1 हो गया यहाँ पे। इधर मान लो कितना लिखा है, 3 लिखा है, यहाँ पे 7 लिखा है। अब 3 से काट दीजिए, 1 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया। अब इधर कितने काट दो, 7 से काट दो। तो इन सभी इनका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। तो एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ गया हमारा 210 निकल के आ गया, ठीक है। अब देखो, अब जो ये 210 आपका एलसीएम यहाँ पे निकल के आना है, ठीक है। अब 210 को हम किस संख्या, यानी हमें अब ये संख्या निकालनी है कि ये 210 है कि इन्हीं के बीच में कोई संख्या निकालनी है कि इनके बीच में कितनी आ जाएगी। तो इनका जो आप एलसीएम निकालेंगे ना, उसका किसी संख्या से गुणा करते चले जाइए अब, सिंपल सा। यानी 210 हमारा एलसीएम आया। अब ये बताओ, गुणे 2 कर दिया हमने, 210 का गुणा हमने 3 से कर दिया, 210 का गुणा हमने 4 से कर दिया, और 210 का गुणा हमने 5 से कर दिया। पहले इनके गुणा करके देख लेते हैं कितना आता है। तो यहां गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 420, पहला हो गया। अब 3 शून्य शून्य हो गया, 3 1 3, 3 2 6, ये तो हो गया 630 हो गया। अभी देखो ये संख्या हमारी 1000 से नीचे आ रही है, ऊपर नहीं जा रही है। अब 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 शून्य शून्य, 4 1 4, 4 2 8, 840 हमारा यहाँ पे हो जाता है। अब गुणा करेंगे 5 से, 5 शून्य शून्य, 5 1 ये 5 हो गया, और 5 2 10। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं ये संख्या हमारी क्या होगी, ज्यादा हो गई, किससे, 1000 से। और पूछा जा रहा है पूर्ण रूप से विभाज्य, तो पूर्ण रूप से इनके बीच संख्या कितनी आ रही, 1 आ रही, 2 आ रही, 3 आ रही है। तो 3 संख्याएं आ रही, हम बता देंगे राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, 3। कितनी संख्याएं आ जाएंगी, वो 3 संख्या ऐसी होंगी जो विभाज्य होंगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। बिल्कुल बेसिक सवाल है, कुछ नहीं, बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। क्वेश्चन नोट करना, आपके पेपर दिखेगा ऐसा। 20 से छोटी अभाज्य संख्या है, भाई ये तो सभी को पता होती है कि भाज्य संख्याएं कौन सी, अभाज्य संख्याएं कौन सी, ये तो सभी को पता है वहां पे। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी हो जाएंगी बताइए, यानी हमें बताना 20 से छोटी अभाज्य संख्या। तो पहली अभाज्य संख्या हम लोग क्या बता देंगे, पहली अभाज्य संख्या हमारी हो जाएगी 2 हो जाएगी, फिर हो जाएगी 3 हो जाएगी, 5 हो जाती है, 7 हो जाएगी, 11 हो जाती है, फिर 13 हो जाएगी, फिर क्या 17 हो जाती है, फिर 19 हमारी हो जाती है। ये सारी हमारी अभाज्य संख्या हो जाती है, और 20 से छोटी भी हो जाती है। टोटल कितनी संख्या है, टोटली हमारी 8 संख्या है जो अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखो भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या वो होती है जो संख्या खुद से कटे लेकिन किसी और संख्या से भी कटे। देखिए अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से ना कटे। अब ये संख्या मैंने नोट करी है, बताओ ये, यानी कि किसी भी संख्या से कट जाए, बता दो हमें। ये तो खुद से कटेंगे तो 1 से कटेंगे, इसके अलावा किसी से भी नहीं कटेंगे, वो संख्या क्या हो जाएंगे, अभाज्य। तो 20 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। बिल्कुल बेसिक सवाल है, लेकिन आपके एग्जाम ऐसे क्वेश्चन वहां पे दिखेंगे, आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि अंक 2 3 4 0 5 से बनी 5 अंकों, यहाँ पे क्या लिखा, मेन पॉइंट याद कर, बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। हमें सबसे छोटी संख्या बताओ, तो हमें सबसे छोटी संख्या बतानी है, क्या आपकी हो जाएगी। देखो कई भाई यहाँ पे गलत क्या करते हैं ना, ये ध्यान रखना, गलत वो क्या करते हैं कि 5 अंक तो दे दिए गए, वो क्या करते हैं सबसे पहले 0 लिख देते हैं। यानी कई भाइयों दिमाग में ये चल रहा होगा कि पहले हम 0 लिख देते हैं ये वाला, फिर हम लिख देते हैं 2 लिख देंगे, फिर 3 लिख देंगे, फिर 4 लिख देंगे, फिर 5 लिख देंगे, ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। भाई कई बच्चे ऐसे क्वेश्चन करते हैं वहां पे ये, अब ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। देखो क्योंकि जो 0 होता है ना, किसी संख्या अगर आगे लग जाता है उसका कोई वैल्यू ही नहीं होती वहां पे, वो काउंट ही नहीं किया जाता है।
तो वो ये तो आपकी 4 अंकों की हो जाएगी ना। जो बच्चे ऐसे गलती करेंगे ना, यहाँ पे ये ऑप्शन वहां से गलती करेंगे, उनका ये क्वेश्चन गलत होगा। और ये पेपर में आया था, बहुत बच्चों ने इस क्वेश्चन को वहां पे गलत किया है। तो हमें सबसे छोटी संख्या पूछी जा रही है तो आपको करना क्या है कि जीरो से जो बड़ी संख्या हो डिजिट में, वो सबसे पहले लिखेंगे। तो जीरो से बड़ी यहाँ पे कौन सी 2 है, तो पहले आपको 2 लिख देनी, फिर उसके आगे 0 लिख देनी है। तो हमने 2 लिख दिया, 0 लिख दिया, अब क्या बच रहा, 3 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, और फिर क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, और इसके बाद लिख दिया हमने 5। ये संख्या हो जाएगी हमारी सबसे छोटी, जो इन 5 जो संख्या हमारी दी गई इनसे बनेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हमारे कितना हो गया 20345, 20345 यहाँ पे दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं, बिल्कुल भाई इसका बेसिक होता है, इसका एक ट्रिक मेथड होता है, लेकिन ट्रिक के चक्कर न पड़ना, आप वहां भाग करके चेक कर लेना कि कौन संख्या 8 से कट रही, कौन सी नहीं कट रही। ठीक है, जैसे मान लो 4 संख्या हमने लिख ली 1 2 6 7 6, इसको आपको 8 से भाग करना है। क्या ये संख्या 8 से कट रही है, पूछा जा रहा है कि भाज्य नहीं है, कौन संख्या कट नहीं रही है हमसे पूछा जा रहा है। आप अगर जब इसे हम 8 से भाग करें कितना आ जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा, यही पहले मिल गया हमारा, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 1584.5, ये हम भाग करेंगे, ये तो यहाँ दशमलव आ गया, तो यही से हमें पता चल गया ये हमारी संख्या मान लो 8 से नहीं कट रही, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। अब इसके अलावा जितनी संख्याओं को हम डिवाइड करें, चाहे आप मान लो 504 हो गया, इसको आप डिवाइड कर लीजिए 8 से, आप जब इसको डिवाइड करेंगे ये पूरी हमारी कट जाएगी, 11504 दिया गया, इसको डिवाइड करिए कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 1438 बार आपका ये जाएगा, यानी ये पूरी कट गया। लेकिन यहाँ पे क्या लग गया, दशमलव लग गया, यहाँ पे क्या लिख गया, दशमलव आपका लिख गया। तो इसका ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मैथ बिल्कुल नॉर्मल आती है, बस आपको थोड़ी वो कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगर आप कैलकुलेशन आती है, आप सभी के आंसर बड़ी आसानी से वहां पे आप दे पाएंगे सभी क्वेश्चनों के। और आज की क्लास हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है कि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी यानी वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पे 6 शेषफल बचता है। यानी कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। जयपुर जडारो में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखो सबसे पहले ये बताओ 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 2 3 4 5। ये हमारी क्या हो जाएगी, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। लेकिन हमसे ये पूछा गया कि हम 7 से विभाजित करने पर 6 हमें शेषफल वहां पे प्राप्त हो। अब देखो अब क्या करना कि जो अब हमें 7 से विभाजित करना, अब इस संख्या को हम क्या करते हैं 7 से क्या करते हैं भाग करते हैं। जब आप इसे 7 से भाग करेंगे तो यहां बताओ भागफल कितना आएगा। अब ये बता दो भागफल इसका कितना आएगा। जब हम 7 से भाग करेंगे तो भागफल कितना आ जाएगा, तो भागफल हमारा कितने भाग करें कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, हासिल आएगा, फिर आ गया 4 आ गया, फिर जाएगा कितनी 2 बार जाएगा, फिर आएगा 8 आएगा। और यहाँ पे शेषफल कितना बचा ये बताओ, शेषफल तो यहाँ पे जब हमने भाग किया होगा तो शेषफल कितना बचा था, शेषफल हमारा 4 यहाँ पे बचा था। शेषफल कितना बचा था, 4 बचा था। अब ये बताओ वो संख्या कितनी हो जाएगी, अभी संख्या, अब देखो अब ये बताओ अगर यहाँ पे ये 4 शेषफल ना होता, ध्यान सुनना, यहाँ पे ये 4 शेषफल ना होता तो पूरी संख्या क्या हो जाती, हमारी भाज्य हो जाती, हमारी पूरी संख्या क्या हो जाती, विभाजित हो जाती किससे, यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। यहाँ पे देखो 6 शेषफल बचता है। अब इसको भी काम हमें करना है। अब देखो अब क्या करना, अब ऐसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी ये हो गई यहाँ पे, तो ये क्या लिख दिया हमने, इससे लिख दिया यहाँ पे 1000, जो वहां लिखा है 1 और 4 0। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो आपका ये 4 शेषफल बचेगा, इसको सिंपल से क्या करना है, जो 6 शेषफल बचे उसमें हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, उसमें क्या कर देंगे माइनस आप कर देना और फिर इसी में जोड़ देना है। तो यहाँ पे कितना हो गया 1 और 4 हो जाएंगे हमारे 0 और प्लस का, और 6 में -4 करेंगे, बचेगा 2 बचेगा, इसको जोड़ दो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2। तो संख्या क्या हमारी निकल के आ जाएगी, वो हो जाएगी 10,002, जो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। भाई कुछ नहीं सवालों में बिल्कुल बेसिक सवाल है, आप 1-2 बार सवाल प्रैक्टिस करिएगा, ये सारा मेथड आप लिखिएगा, 1-2 बार मेथड लिखे ना
आप ये सारा आंसर आप खुद ही पता चल जाए, कोई सवाल यहाँ पे गलत भी नहीं होगा। मैथ बिल्कुल नॉर्मल आती है, बस आपको कैलकुलेशन पता होना चाहिए, गुणा भाग अगर आपका आता है तो 5 क्वेश्चन इसके आप बड़ी आसानी से वहां पे आप दे पाएंगे। ओके दोस्तों, यहाँ से हमारा आज का जो पूरा सेट था ये अपना कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को भाई लाइक करना ना भूलिएगा। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं जो नोट करा रहा हूँ आप नोट करेंगे इन्हें, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से रिपीट क्वेश्चन जरूर होगा। तो जो चीजें बताई जा रही सारी आपको यहाँ पे ऐसे ही नोट करते हुए चलना है। और दोस्तों जो भाई अपने जो कल की क्लास नहीं ले पाए थे एप्लीकेशन में, ज्वाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट क्लास मैंने कल वहां पे कराई थी, ठीक, वो सारे पॉइंट आपको वहां पे एक बार नोट कर लेने हैं, ठीक है। और जो आपने नोट्स ले रखे हैं उसकी प्रैक्टिस करिए, और जो प्रैक्टिस करके आइए, और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रिवीजन यहाँ पे करा रहा हूँ इसे डेली ज्वाइन करना ना भूले, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ यहाँ पे। फिलहाल जो अपने पेपर अभी पूछे जा रहे हैं ना वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे कल एक अगली प्रैक्टिस, तब तक के लिए जय हिंद।